बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे जी। लास्ट लेक्चर में हमने काम किया था जी मूव सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मूव सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया था और उसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने एक छोटा सा जी पेंट किया था या ड्रॉ किया था। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया है आप उसके अंदर अंदर रहकर काम कर सकते हैं। अगर आप उस सिलेक्टिव एरिया से बाहर कोई चीज़ ड्रॉ या पेंट करना चाह रहे हैं तो आप वो पेंट या ड्रॉ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपने कैनवस के अंदर पहले से ही सिलेक्शन की हुई है कि मैं इस एरिया के अंदर रहकर काम करूँगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेयर का पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोबी फ़ोटोशॉप में। इसको मैं आज मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ सके जी। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टूल बार को जब आप यूज़ करते हैं और टूल बार के अंदर जो भी आप ऑप्शन या टूल सेलेक्ट करते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में उसी टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही होती हैं। सबसे पहले हमने अगर रेक्टेंगुलर मार्की टूल पर सिलेक्ट किया है तो आपको प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगुलर मार्की टूल की ही प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। उसके बाद अगर हमने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया है तो आपको प्रॉपर्टी बार में ब्रश टूल की ही प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। सेम एज इट इज़ अगर हम पेंट पे क्लिक करते हैं तो हमें प्रॉपर्टी में पेंट की ही प्रॉपर्टी नज़र आएंगी। ठीक है जी। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। वापस हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर चलते हैं जी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है जी? जो चीज़ हमने यहाँ से सिलेक्ट की है टूल के अंदर वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऑप्शन पे टूल पे जाके क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल बना हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। हम वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर आते हैं, उससे अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है न्यू सिलेक्शन की जी। ये पहले से पिक हुई है। यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम फिर से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। अब हुआ क्या है, जो पहले से हमने सिलेक्शन ली थी वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई है और न्यू सिलेक्शन बन गई है। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? न्यू सिलेक्शन बनाना। पिछली सिलेक्शन को ख़त्म करके न्यू सिलेक्शन बनाती है ये प्रॉपर्टी। किसमें? प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगुलर मार्की टूल की प्रॉपर्टी में। ठीक है जी। अगर हम चाह रहे हैं कि ये सिलेक्शन भी रहे और इसके साथ जो हम न्यू सिलेक्शन बना रहे वो भी वैसे रहे, देन हमें सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और सिलेक्शन लेंगे जिससे हमारी पिछली सिलेक्शन भी वैसे ही रहेगी और न्यू सिलेक्शन भी आ जाएगी इजीली। ठीक है। उसी सिलेक्शन में हम जितनी मर्जी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं जी। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये एरिया तो इजाफी है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल करना है, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। अब ये हमने इसके ऊपर ये ड्रॉ किया, ठीक है, और ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया है इस पूरे एरिया में से। उसके बाद हम चाह रहे हैं ये एरिया भी बड़ा हुआ है, हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। देन हमने क्या किया, ये ड्रॉ करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। ठीक है। जितना एरिया फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास एंड पे ऑप्शन आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एरिया है वो बाकी रहेगा और बाकी सारा का सारा एरिया ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी। ठीक है। इन चार ऑप्शन की आपको अच्छे से समझ आ गई है। मज़ीद हम इस पे भी काम कर लेंगे जब हम कोई ड्राइंग करेंगे, कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, देन आप इन ऑप्शन की आपको मज़ीद समझ आ जाएगी जी। ठीक है। ये तो था हमारे पास ऑप्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल का और इसकी हमने ये चार प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी हैं जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी बार में फेदर का ऑप्शन जी। अब फेदर क्या चीज़ है जी? जैसे ही आप कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं या उसके अंदर कोई पेंट करते हैं, पेंट करने के लिए आपको शॉर्टकट की बता दूं, आल्ट बैक स्पेस। ठीक है। आल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर आपका पेंट होगा जी उसके अंदर, और कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर पेंट होगा जी।
आल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये आपका फोरग्राउंड कलर है, और जो ये नीचे वाला बॉक्स है ये आपका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, कलर पे बात की जाए तो आपको कलर चेंज करने के लिए जस्ट बॉक्स में क्लिक करना है। फोरग्राउंड कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप डार्क या लाइट कलर पिक करके जो आप सिचुएशन रखना चाह रहे हैं कलर की, और यहाँ से आप अप डाउन करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे प्रेस कर दें, वो कलर आपका फोरग्राउंड कलर में आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आप बैकग्राउंड कलर के बॉक्स में क्लिक करें, जाके यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, या कोई भी चीज़ पिक करना चाह रहे हैं, डार्क पिक करना चाह रहे हैं डार्क पे अपनी पेंसिल ले जाएं, आप लाइट पिक करना चाह रहे हैं और लाइट पे जाके क्लिक कर दें, और यहाँ से अप डाउन करके आप कलर की स्कीम चेंज कर सकते हैं इजीली, और उसके बाद आप ओके पे प्रेस कर दें जी। ठीक है, आपको मज़ीद भी एलेबोरेट कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास और भी बहुत से कलर हैं, कलर लाइब्रेरी है आपके पास, ऐड टू स्विचेस है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से बहुत से कलर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसको बाद में रखते हैं। अभी के लिए आप जस्ट ओके पे प्रेस कर दें जी, और ये आपका बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अगर आप बैकग्राउंड कलर अपने सिलेक्टिव एरिया में पेंट करना चाह रहे हैं देन आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे। ठीक है, अगर आप फोरग्राउंड कलर पेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने सिलेक्टिव एरिया में, देन आप आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे जी। ये तो थी शॉर्टकट की पेंट को ड्रॉ करने के लिए जी, पेंट करने के लिए। शॉर्टकट की याद नहीं रहती देन आप यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के अंदर पेंट बकेट टूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे आप क्या करें, आपको कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे आके क्लिक कर दें तो आपका पेंट चेंज हो जाएगा। बेसिकली आपका जो शॉर्टकट की हैं वो आपके काम को तेज़ करती हैं, इसलिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप को शॉर्टकट की अगर नहीं जहन में तो आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल के अंदर जाके पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं जी। उसके बाद आपको मज़ीद कलर के बारे में बताऊँ, यहाँ पे एक स्विच बटन नज़र आ रहा होगा आपको कलर बॉक्सेस के लेफ़्ट साइड के ऊपर जी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर में और फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर में स्विच हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद आपको इन बॉक्सेस के नीचे एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेम एज इट इज़ जैसे कि कलर बॉक्सेस हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो कलर ओपन होते हैं फर्स्ट इंटरफेस में एडोब फोटोशॉप में, तो वो आपके चेंज हो जाएंगे बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में जी। ऊपर वाला बॉक्स आपका फोरग्राउंड है और नीचे वाला बॉक्स आपका बैकग्राउंड कलर का बॉक्स है जी। ठीक है, वापस हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास फेदर का ऑप्शन है जी। फेदर बेसिकली क्या करता है, क्या काम है, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेदर का ऑप्शन, फेदर की प्रॉपर्टी, ये आपकी जो यहाँ पे एजेस हैं रेक्टेंगल की, एक एजेस, दो एजेस, तीन एजेस और चार एजेस, इन एजेस को सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनेस के लिए आपके पास क्या यूज़ किया जाता है जी, फेदर। अगर यहाँ पे हमारे पास फेदर 0 पिक्सल है, अभी कितने पिक्सल है जी, 0 पिक्सल है, हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे पहले हम फेदर देते हैं, 50 का फेदर दे लें जी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो एजेस हैं, इनकी जो नुकरें हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं जी। ठीक है, पहले नुकरें और तरह थी, अब नुकरें क्या हैं, सॉफ्ट हो गई हैं फेदर के ऑप्शन से। अब अगर इसमें हम फोरग्राउंड कलर इंटर करते हैं आल्ट बैक स्पेस से, आल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर, तो ये देखें आप इस तरह से आपको कलर नज़र आएगा जी। उसके बाद अगर आप सिलेक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आपके पास डी सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन किससे ख़त्म होती है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका पेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, फेदर किसके लिए यूज़ होता है, सॉफ्टनेस के लिए जी। जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हमारे पास
फेदर यूज़ होता है जी। ठीक है जी। तो फेदर का ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार में वो स्टाइल का है। स्टाइल में सबसे पहले जो चीज़ सेलेक्ट हुई है वो है नॉर्मल। जब हम कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए तो हम नॉर्मली कोई भी इजीली रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल की जगह फिक्स्ड रेशो कर देते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा जिससे हमारी रेक्टेंगुलर ड्रॉ होगी, उससे आगे पीछे हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ऊपर नीचे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है जी फिक्स्ड साइज़। यहाँ पे एक साइज़ है, उस साइज़ से हम कम या ज़्यादा रेक्टेंगुलर नहीं ले सकते जी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइज़ देते हैं 500, उसके बाद फिर दूसरा विड्थ भी 500, विड्थ और हाइट दोनों हम अगर 500 देते हैं देन जो रेक्टेंगुलर ड्रॉ होगा वो हमारे पास इतना सा होगा, इतना पिक्सल होगा जी। ठीक है, मतलब उसका साइज़ फिक्स्ड है जी। हाँ, हम इसका साइज़ वापस 64 कर देते हैं जी। ठीक है, क्योंकि हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट नॉर्मल को ही इस्तेमाल करेंगे जी। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है सिलेक्ट एंड मार्क्स का। ठीक है, इस ऑप्शन को हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। हाँ, इसको एंड में मज़ीद एलेबोरेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है जी। तो ये तो थी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर वापस आके राइट क्लिक करते हैं देन हमारे पास मज़ीद 3 ऑप्शन है। एलिप्टिकल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल से हम राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह सेम एज इट इज़ सिंगल रो मार्की टूल है, इसके ज़रिए हम सिंगल रो ले सकते हैं। उसके बाद सिंगल कॉलम है, इससे हम सिंगल कॉलम ले सकते हैं। वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए हम रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लेयर है। ये लेयर का पैनल अगर मैं उठा के यहाँ लाऊं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आपको समझाने के लिए तो बेहतर होगा जी। ठीक है, अब ये हमारे पास जस्ट सिंपल एक सिंगल लेयर है जी, जिसको हम बोल रहे हैं जी बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जी, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, आपको इस तरह समझे कि आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास एक पेपर है, साफ पेपर, ठीक है, उसके ऊपर आप अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, साइज़ दे लें अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अगर हमने इस पेपर के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ की, फॉर एग्ज़ाम्पल यही पेपर है, इस पेपर के ऊपर हमने जी ड्रॉ किया। बेसिकली तो ये एक लेयर है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसको आप एक पेपर समझ लें। अगर आपने इस पेपर के ऊपर गंद मार दिए देन ये पेपर तो ज़ाया हो जाएगा आपका, बेसिक पेपर, बैकग्राउंड पेपर। ठीक है, या बैकग्राउंड लेयर। इसको अगर आप जी को मूव करवाना चाहें, मूव सिलेक्शन टूल के ज़रिए मूव करवा सकेंगे? नहीं मूव करवा सकेंगे, क्योंकि आपने पेपर के ऊपर परमानेंट इसको फिक्स कर दिया, ये पेंट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है जी, हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपको छोटा सा स्मॉल ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक न्यू पेपर आ जाएगा लेयर 1 के नाम से। क्या आ जाएगा? न्यू पेपर लेयर 1 के नाम से। ये आपका बेसिक पेपर है। ठीक है, उसके ऊपर एक और पेपर आ जाएगा लेयर 1 के नाम से, बेसिक लेयर, बैकग्राउंड लेयर, और ये आपका लेयर 1 या पेपर 1। ठीक है, अब अगर हम ब्रश टूल के ज़रिए जी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमने पेपर 1 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम अगर मूव सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं तो हम जी को सिलेक्ट करके मूव करवाना चाह रहे हैं पेपर के ऊपर, ये इजीली मूव हो जाएगा। क्यों? नीचे वाला पेपर तो साफ़ है, उसके ऊपर हमने एक और पेपर लिया है, उसके ऊपर हमने जी ड्रॉ किया है, तो हम इसको इजीली जो चीज़ ड्रॉ की है, जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, उसको सिलेक्ट करके मूव करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसी पेपर के ऊपर अगर ए ड्रॉ कर देते हैं ब्रश टूल के ज़रिए, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जी को अलग से मूव करवाऊँ और ए को अलग से मूव करवा के इसकी पोजीशन सेट करूँ ए के साथ। तो क्या ये मैंने ठीक किया है?
हम मूव सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी पता लगवा लेते हैं। ये देखिए मैंने जी को मूव करवाया, साथ में ए भी मूव हो रहा है। क्यों ए मूव हो रहा है? मैंने आपको बताया है कि अगर हम अलग से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं, अलग से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर के ऊपर मैंने वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने उस लेयर को सिलेक्ट करके, उस पेपर को सिलेक्ट करके उस पेपर को मूव करवाना है, देन वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा जी। मैं कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस साइन से एक न्यू लेयर लेता हूँ, न्यू पेपर लेता हूँ। ये मेरा बेसिक पेपर था, बैकग्राउंड लेयर। उसके बाद मैंने पेपर 1 लिया, यानी लेयर 1। उसके बाद मैंने पेपर 2 लिया। पेपर 1 के ऊपर मैंने जी ड्रॉ किया और पेपर 2 के ऊपर मैं ए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ए ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब मैंने पेपर 2 सिलेक्ट किया हुआ है, लेयर 2 सिलेक्ट की हुई है। जो मैंने ए ड्रॉ किया है वो मैंने पेपर 2 के ऊपर ड्रॉ किया है। यहाँ से मैंने लेयर 2 सिलेक्ट की और यहाँ से मैंने मूव सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट किया और मैंने ए के ऊपर आके इसको मूव करवाना शुरू कर दिया। अब ये इजीली मूव हो रहा है। समझ आई इस बात की? तो अगर मैं इसके बाद एच भी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं एच इधर ड्रॉ कर देता हूँ जी, इसी लेयर के ऊपर, ठीक है। अगर मैं एच इसी लेयर के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, उसका मैं कलर दे देता हूँ जी ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एच ड्रॉ करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ एच को अलग से मूव करवाऊँ और ए को अलग से मूव करवाऊँ, क्या ऐसा हो सकता है? अभी देख लेते हैं मूव सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब ये देखें ए और एच दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने न्यू पेपर नहीं लिया, उसी पेपर 2 के ऊपर मैंने ए को भी पेंट कर दिया, उसी पेपर 2 के ऊपर मैंने एच को भी पेंट कर दिया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी? एच को मूव करवाने के लिए न्यू पेपर लेना पड़ेगा, न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने पेपर 3 लिया है, लेयर 3 लिए, उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एच को पेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एच को मूव करवाना है। सिंपली मैं पेपर, जिस पेपर के ऊपर, जिस लेयर के ऊपर मैंने एच को ड्रॉ किया, पेंट किया, यहाँ से मैं उस पेपर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैंने मूव सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा और एच को सिलेक्ट करके इजीली मूव करवा सकूँगा। अब मैंने अगर ए को मूव करवाना है, देन मैं जिस पेपर के ऊपर मैंने ए को ड्रॉ किया है वो है पेपर 2 लेयर 2। अब मैंने यहाँ से पेपर 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और इजीली इसको मूव करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैंने जी को मूव करवाना है, यहाँ से मैंने पेपर 1 को लिया और मैं जी को इजीली मूव करवा रहा हूँ जी, ठीक है। और ये मेरे पास एंड में बेसिक पेपर है, इस पे मैंने गंद नहीं मारा क्योंकि ये मैं पेपर सेव रखना चाह रहा था। ये तो था कुछ लेयर के बारे में। अगर आपको कोई लेयर या कोई आपने स्पेलिंग यहाँ से हटाना है, मूव करवाना है या रिमूव करना है, इरेज करना है, उसके लिए आपके पास सिंपल यहाँ से आप आएँ, इस पेपर को उठाएं और यहाँ डस्टबिन में, बास्केट में फेंक दीजिए, ये आपका रिमूव हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, सिंपल बैक स्पेस प्रेस कर दें। और तीसरा तरीका क्या है, इस पेपर को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। इस तरह ये सारी आपकी लेयर रिमूव हो जाएंगी जी। और शॉर्टकट की के ज़रिए अगर आप न्यू लेयर लेना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा न्यू लेयर का। अगर आप कोई लेयर को नाम देना चाह रहे हैं, पेपर 1 का नाम देना चाह रहे हैं, कोई और नाम देना चाह रहे हैं, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप नेम दे के ओके कर दें। मज़ीद डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे जी। ये लेयर 1 आ गई है। एक तो ये तरीका था। इसको डिलीट करने का तरीका था जी, यहाँ से आप पकड़ के यहाँ पे बास्केट में ड्रॉ कर दें। उसके बाद अगर हम फिर से न्यू लेयर लें, ठीक है, अगर हमने उसको ड्रॉ करना है, रिमूव करना है, बैक स्पेस इंटर कर दें, सिंपल रिमूव हो जाएगी जी। ये तो था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन लेयर के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। हमने मूव सिलेक्शन टूल के ऊपर काम किया, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर काम किया। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सारी प्रॉपर्टी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ लेयर के बारे में बताया है, ठीक है, और कुछ शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई हैं, जिनमें से
आल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर ड्रॉ करने के लिए, ये देखें, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर ड्रॉ करने के लिए, कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के लिए, जो सिलेक्शन हमने ली हुई है इसको डी सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अगर न्यू लेयर लेनी है शॉर्टकट की के ज़रिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तो आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी। अगर आपने न्यू लेयर डिलीट करनी है जस्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी जी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आगे चलने में आसानी हो। इंशाल्लाह आपके लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।